Good morning, everyone. Good morning, everyone. इंडिया और चाइना में कल हमने पहला पार्ट जो बताया था आपको कि व्हाट इज चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, कि चीन की फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला है काउंटरिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी टू काउंटरिंग यूएस, अमेरिका को प्रतिसंतुलित करना, अमेरिका को सीमित करना, ये चीन की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है पहला। दूसरा हमने बता दिया था कि नाउ चाइना किसके साथ आ रहा है? रसिया के साथ। चाइना इज अलाइनिंग विथ रसिया इन ऑर्डर टू काउंटरिंग यूएस। और चाइना का और जो एक बड़ा टारगेट है कि चीन ओवोर के द्वारा वन रोड, चाइना वन रोड वन बेल्ट के द्वारा, ओवोर के द्वारा वो दुनिया के तमाम देशों पर अपना नियंत्रण करना चाहता है, जिसमें कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, जिसमें कि उसी केंद्र में सेंट्रल एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया है। और अभी आप देखेंगे कि इधर ओबोर की तरफ चाइना इज मोर कंसेंट्रेटिंग ओवर ओबोर बिकॉज क्या आप देखेंगे कभी इट इज बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो अमेरिका और चीन के बीच में पहले से ट्रेड वॉर बना हुआ है और इसलिए अमेरिका की तरफ जो व्यापार प्रभावित होगा उसका चाइना ने ऑप्शन बना रखा है। तो चाइना इज लुकिंग टुवर्ड्स ओबोर। और चीन के द्वारा रूस के अलावा जिन और प्रमुख देशों को अपने साथ लिया गया है या जहां पे उसका और बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है, दैट इज मैरीटाइम सिल्क रूट। तो इंडियन ओशन में भी चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और इंडियन ओशन में खास तौर पर जब क्वाड की बात है तो यूएस प्लस जापान, यूएस प्लस जापान एंड प्लस ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखेंगे कि इसका मतलब है किसी देश की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को देखना हो तो पहला उसके एलाइज आएंगे, दूसरा उसके एडवर्सरीज आएंगे। अब जब फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं तो आपको याद रखिए, जब IR का उत्तर लिखते हैं तो ये सब नहीं लिखना है कि इनके बीच इतना व्यापार हो रहा है, व्यापार की मात्रा इतनी है। फॉरेन पॉलिसी इन फैक्ट डील्स विद द पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। तो जब व्यापार अगर होगा तो निश्चित तौर पर वो बैकग्राउंड में होगा, थोड़ा सा होगा, उसका मेजर पार्ट वहां पे नहीं होगा। तो अब आप देखेंगे कि यानी हु आर द एलाइज ऑफ चाइना, दैट इज रसिया। तो चीन के दोस्तों में किसका नाम आएगा? रसिया का। और दूसरी बात आप देखेंगे चीन के एडवर्सरीज में, वैसे तो एडवर्सरीज बोलता नहीं, लेकिन चाइना का सबसे बड़ा एडवर्सरीज कौन आ रहा है? यूएस। ये तो कहता नो चाइना इज हमारी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर, चीन के साथ हमारी सामरिक प्रतिस्पर्धा है, वो हमारा एलाई नहीं है। अब जरा देखें इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और संयोग की बात है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब फिर इसमें देखेंगे कि मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। अब जरा देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, जो भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य है, ये तो कल हमने बता रखा था चाइना का। दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। अब जरा देखें कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मूल उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है।
तो पहला आप देखेंगे इंडिया की या किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, भाई ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, या रीजनल और पड़ोसी में ग्लोबल, इस तरीके की आप बात कर सकते हैं। तो अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सबसे बड़ी जो बात है इस समय, आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएस के साथ संबंध बनाना हमारी विदेश नीति की पहली प्राथमिकता में है। अभी अगर हमारी बात देखेंगे तो इसलिए इंडिया इज अडॉप्टिंग द इंडो पैसिफिक पॉलिसी। इंडिया इज प्रेफरिंग द इंडो पैसिफिक पॉलिसी। तो भारत इंडो पैसिफिक पॉलिसी की बात को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का मूल उद्देश्य क्या है कि यूएस को काउंटर करना, और सॉरी कहीं न कहीं चाइना के प्रभाव को सीमित करना भारत का उद्देश्य है, या भारत का उद्देश्य वो न भी हो तो निश्चित तौर पर यूएस के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना। इसलिए इंडिया इस क्वाड के कारण, तो अब देखें क्वाड आ जाए तो इंडो पैसिफिक आ जाए तो विषय वस्तु आपको वही घूम फिर के लिखनी है। आईआर में बात स्पष्ट होती है, यू आर नॉट सपोज टू राइट हिस्ट्री एंड घटना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे कि क्वाड, इंडिया इज विथ क्वाड। क्वाड का मतलब है कि इसमें यूएसए और जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इसका मतलब आप देखिए, चाइना के लिए यूएस एंड चाइना के लिए यूएस एंड जापान, दे आर अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर, जो भी कह लीजिए। और इंडिया के सबसे बड़े दोस्तों में इस समय कौन आ रहा है? यूएस एंड जापान। द वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ इज यूएस एंड जापान। और चाइना कैसे कॉम्पिटिशन आ रहा है? यूएस एंड जापान के साथ। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज आ रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने। या दोनों के अगर प्रायोरिटीज देखेंगे, दोनों की प्रायोरिटीज से अलग आ रहे हैं। और साफ ये बात है कि अगर इंडिया इज पार्टनर विथ यूएस, और अगर भारत अमेरिका के साथ ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहता है, इंडिया अगर जापान के साथ ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो बात ध्यान देने की है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यूएस चाइना के साथ यूएस का $600 बिलियन की इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। चाइना का यूएस के साथ $600 बिलियन की इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, लेकिन चीन का यूएस के साथ कोई मिलिट्री रिलेशन नहीं है, इसरो के साथ रिलेशन नहीं है, टेररिज्म के बारे में रिलेशन नहीं है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में कोई रिलेशन नहीं है। अब यही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जबकि इंडिया इज मोर एम्फेसाइजिंग ओवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ यूएस एंड जापान। अब बताइए, यूएस एंड जापान के साथ हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो ही है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो स्वाभाविक तौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तभी हम आगे बढ़ाते हैं जब हमारी सिक्योरिटी कोई थ्रेट है, जब हमारी सुरक्षा खतरा है, तभी तो आप बढ़ाएंगे। तो सवाल है, हमारी सुरक्षा के लिए खतरा कौन प्रस्तुत कर सकता है? हमारी सुरक्षा के लिए कौन खतरा है? वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बहुत साफ है। और पाकिस्तान की कोई औकात नहीं। पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ चाइना। अब जरा सोच के देखिए, तो क्या हम चाइना को घेरने की रणनीति अपना रहे हैं? कर क्या रहे हैं? चाइना यही कहता है, या घेरने की रणनीति अपना रहे हैं, या घेरने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्षमता थोड़ी कम पड़ रही है। इंडिया कहता है हम चाइना को समझते नहीं। अभी अब देखेंगे, अब देखिए आईआर के एक शब्द का प्रयोग करें, पावर एसिमेट्री, सत्य की विषमता। भारत और चीन के बीच में सिमेट्री ऑफ पावर है या एसिमेट्री ऑफ पावर है? देयर इज एसिमेट्री ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब बताइए, इंडिया चाइना के बीच पावर एसिमेट्री है। सो देयर इज अ पावर एसिमेट्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। शक्ति चीन के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई है, आर्थिक भी, सामरिक भी, सैनिक भी, व्यापारिक भी। तो चीन इज बिकमिंग मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू इंडिया।
अब बताइए, जो थोड़ा सा शक्ति मामले में पीछे होगा उसको सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा महसूस होगा। मेरे पड़ोसी ने बंदूक खरीद ली, मुझे सुरक्षा खतरा होगा या नहीं होगा? पड़ोसी कह रहा है ना ना भाई मैंने आपके लिए बंदूक नहीं खरीदी है, लेकिन हमें लगता है कि ना इस बंदूक से मुझे खतरा हो सकता है। दैट इज ए सिक्योरिटी डिलेमा। अगर चीन की सैनिक शक्ति इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट होना दैट्स नेचुरल। और आपको बात याद दिला दें, इससे सिक्योरिटी डिलेमा का मतलब है, हम आपसे पूछें कि आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, उत्तर हाँ या ना में देना है, तो क्या करोगे आप? दोनों मामले में डिलेमा है। इसका मतलब हम हथियार न लें तो प्रॉब्लम, हथियार लें तो प्रॉब्लम। दैट इज सिक्योरिटी डिलेमा। इसी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी समस्या आती है। देयरफॉर वी फेस न्यूमरस काइंड ऑफ चैलेंजेस फॉर फॉरेन अगेंस्ट अ फॉरेन पॉलिसी। अब सवाल है अगला, इसका मतलब हमारे जो पार्टनर है वो चाइना के एडवर्सरी है। अगली बात आप देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन हम रसिया के साथ भी उतने ही आगे से बढ़ रहे हैं। रसिया इज आवर वेरी ट्रेडिशनल एलाई। रसिया इज आवर वेरी क्लोज एलाई। वो बहुत हमारा सहयोगी है, मित्र है। और आप देखेंगे कि अगला, हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है चीन को लेकर, देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हमारा जो बॉर्डर का झगड़ा है, यानी इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, चाइना क्लेमिंग ओवर इंडिया टेरिटरी। अब बताइए, कोई देश अगर हमारे भूभाग पर क्लेम करे तो ये हमारी संप्रभुता पे हमला है, राष्ट्रीय एकता अखंडता पे हमला है, हमारी सुरक्षा पे हमला है। और कुछ भी चीज के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता अखंडता, संप्रभुता के साथ नहीं। दैट इज अ कोर एंड क्रक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कोई भी देश इस मामले से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बाकी सबको कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। और आप देखेंगे, इसलिए अगर हमें एलआई की बात करें तो यह है, यानी हमारे लिए ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट होता कौन है? चाइना। एंड वाई? चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो वही है, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है तो वही है। आप साफ तौर पे देखेंगे, चीन अरुणाचल पे क्लेम कर रहा है, चीन कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा देता है। और हमेशा बी कॉन्सेप्चुअल व्हाइल वी आर स्टेपल वीजा। स्टेपल वीजा का मतलब, अब मान लीजिए कोई भी देश अगर हमें वीजा देगा तो वीजा का एक फॉर्मेट होता है। अगर चाइना इंडियंस को वीजा देगा तो वीजा कैसा होगा कि मान लीजिए पेपर है, उसी पर उसने वीजा दे दिया, ये वीजा हो गया। अब स्टेपल वीजा का मतलब है कि पूरे चाइना भारत के पूरे नागरिकों को ऐसा वीजा देगा, लेकिन जब कश्मीर के लोगों को देगा तो उस वीजा पर एक पेपर और स्टेपल कर देगा। इसका मतलब ये कुछ अलग क्षेत्र के लोग हैं, इनको अलग से आइडेंटिफाई किया जाए। इसलिए स्टेपल वीजा मीन्स अटैकिंग ओवर इंडिया सॉवरेंटी। स्टेपल वीजा का मतलब है भारत की संप्रभुता पे हमला करना। स्टेपल वीजा का मतलब है भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। स्टेपल वीजा का मतलब है कि कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का सपोर्ट करना। सो दैट इज वेरी सीरियस इशू। अब देखिए, इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं आपको बहुत आईआर और हमारे सब्जेक्ट में दो ऐसे पार्ट हैं, फॉरेन पॉलिसी एंड आईजीपी। इसमें बहुत पढ़ के मामला समझने की बात ज्यादा होती है, और लिख दीजिए आप। यानी अब आप सोचेंगे यार ये इंडिया चाइना का रिलेशन है, पूरी दुनिया इसमें आ गई, यही फॉरेन पॉलिसी है। अब सवाल है कि इंडिया चाइना का रिलेशन अब लिख क्या रहे हैं? भारत और चीन के बीच इतना व्यापारिक संबंध है, इतना आर्थिक संबंध है, ये भी व्यापारिक ऐसा है, यहाँ बैठकें हुई, यहाँ चर्चा हुई, तो एग्जामिनर समझ लेगा इसको चेस के गेम के बारे में कोई पता ही नहीं है। जब चेस होता है तो उसमें दो खिलाड़ी खेलते हैं, सारे लोग एक दूसरे पर नजर रखते हैं। पॉलिटिक्स इज लाइक अ गेम ऑफ अ चेस।
अब जरा सोच के देखिए, इतने डायमेंशन आपको लिखना हो तो उत्तर एनालिटिकल होगा या सामान्य होगा? और उत्तर जिस विषय में, आप याद रखिए, जिस विषय में एनालिटिकल नेचुरल हो वहां पे आप मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। जिस विषय में, इसलिए कई बार लोग कहते हैं क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट करो जहां पे आपको लिखने का ज्यादा स्कोप हो। स्टैटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो चीजें, अब आपको लिख जाके मार्गन था यथार्थवाद लिखो, तो कितना आप उसमें इनोवेशन करोगे? 6 ही पॉइंट तो लिखोगे। तो ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी में लोग क्या शुरू कर देते हैं, इंडिया चाइना है तो शुरू करेंगे पंचशील में ऐसे हुआ तो 1962 में चीन ने हमको चक्कू घोंप दिया, उसके बाद हम बहुत दुखी हो गए, उसके बाद हमने कहा फिर बातचीत करते हैं, तो 1988 में बातचीत कर लिया और उसके बाद व्यापार आगे बढ़ गया, तो उसके बाद कुछ और हो गया। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए दैट इज ए स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में काउंट गेमिंग, काउंटर गेमिंग, मात का खेल चलता रहता है। दैट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। और जब किसी शब्द को पढ़िए बहुत ध्यान से, स्टेबल वीजा का मतलब ये नहीं है, स्टेबल वीजा के बड़े गहरे मतलब होते हैं। संप्रभुता पे हमला, परिवत फॉरेन पॉलिसी में आप याद रखिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी? आर्थिक व्यवस्था भी हमारी आवश्यकता है, व्यापार भी आवश्यकता है, लेकिन विदेश नीति का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की संप्रभुता, इस पे कोई हमला कर दे तो बर्दाश्त करेंगे या टेटुआ निकाल देंगे? याद रखिए, इसलिए कुछ लोग, इसे जरा सोच के देखिए दोस्तों, अब कितनी प्रॉब्लम आती है। जो दुनिया का बादशाह बनने को तैयार है उसी के साथ हमारा पंगा है। देयरफॉर चाइना इज अ थ्रेट और चाइना इज एन अपॉर्चुनिटी। चाइना का राइज खतरा है या अवसर है? खतरा है, अवसर है। अब आप जरा देख लीजिए कि क्योंकि इंडिया चाइना के बीच 4000 किलोमीटर की सीमा है, 4000 किलोमीटर की सीमा पे अभी देयर इज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। वो सीमा 1 किलोमीटर की नहीं है, 2 किलोमीटर नहीं है, 10 या 5 किलोमीटर की नहीं, द बाउंड्री इज एक्सपेंडिंग अप टू 4000 माइल्स। तो जहां 4000 किलोमीटर की बाउंड्री हो और ये वहां पे सीज फायर लाइन है, 1962 के बीच की युद्ध विराम रेखा है। और अभी डोकलाम के मामले में देखा होगा चाइना ने क्या किया। चाइना ने भारत को धमकी दी दोस्तों, और जो आपको बार बार धमकी दे सकता है कि मैं मार दूंगा, मार दूंगा, मार भी सकता है। और भोलापन मत देखिए, ना कह रहा है करेगा नहीं, जब कर देगा तो क्या करेंगे? इसे याद रखिए, जैसे कई दोस्तों में धमकी दे देना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इफ यू लुक द डोकलाम क्राइसिस, डोकलाम क्राइसिस में चाइना ने बाकायदा भारत को धमकी दे रखी है। और चाइना क्लेमिंग ओवर अरुणाचल, चीन का अरुणाचल हमारा है, अरुणाचल पर क्लेम है भारत की संप्रभुता पर, भारत की सॉवरेंटी पर क्लेम है, सिक्योरिटी पर, सिक्योरिटी पर, राष्ट्रीय हितों पर, राष्ट्रीय हितों पर या कोर नेशनल इंटरेस्ट पे। याद रखिए, राष्ट्रीय हित दो प्रकार के होते हैं, कोर, दूसरा सेकेंडरी। कोर नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है जिसके साथ हम कोई कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते, जिसके साथ हम लड़ना ही चाहेंगे। अब आप कहीं जा रहे हैं और आपका एटीएम कोई छीन के भाग जाए, और दूसरा आप कहीं जा रहे हैं आपका कोई कान ही तोड़ दे, कान नोच के लेके भाग जाए, ये ज्यादा डेंजरस मामला है। एटीएम, इसलिए चीन का अरुणाचल मांग रहा है या हमारे शरीर पे हमला कर रहा है? कोई आपसे कहे, जैसे गब्बर ने कहा था ठाकुर तू मुझे अपना हाथ दे दे, तो ठाकुर से हाथ मांगा है, उसकी संप्रभुता पर हमला कर दिया। कोई आपसे कहे अपना नाक काट के दे दो, दे देंगे? और कोई कहे 100 रुपए दे दो, दे देंगे? 100 रुपए दे देंगे। कोई कहे कान दे दो अपना, और कोई कहे अपना दिल दे दो, दे देंगे? आप कहें कोई मांग ही नहीं रहा, देने को तैयार हैं हम। याद रखिए, यही दे नहीं सकते, बिकॉज बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल, बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल। इसलिए अब बताइए दोस्तों, इंडिया चाइना के बीच चाइना का उभार डराने वाला है या अवसर पैदा करने वाला है?
इतना नहीं, आप एक खास बात देखिए, लुक ओवर ईच एंड एवरी इशू, चाइना किसी मुद्दे पे हमारा सपोर्ट कर रहा हो, अब ये बात होती है कि आईआर में लिखने के बहुत सारे इशूज आ जाते हैं। और दोस्तों हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त कौन? चाइना के राष्ट्रपति ने कहा, पाकिस्तान के बारे में कहा, पाकिस्तान के साथ मित्रता ऐसी है, इट इज डीपर देन सी, हायर देन माउंटेन, स्वीटर देन हनी। समुद्र से गहरा, आसमान से ऊंचा और मधु से मीठा। आप भी किसी एसएमएस ऐसा कर सकते हैं। अब पहले इसको लिखने की कोशिश करना है, पहले लिखने की कोशिश करना। और इसलिए देखिए हमारे विषय का नेचर अलग अलग है। थिंकर थियरी में क्या है, विषय समझना है, वहां लिखने की बहुत प्रॉब्लम नहीं आती। यहां समझने की बात है, प्रॉब्लम क्या है, लिखने की। जो पार्ट जितना सरल होता है उसमें स्कोरिंग करना उतना चैलेंजिंग होता है। क्योंकि अब बताइए, भारत चीन के बारे में कौन नहीं जानता, सब लिख देंगे। तो यहां फिर आपका चैलेंज शुरू होता है। अब आप याद रखिए, और इतना ही नहीं, चाइना हमारा किसी मुद्दे पे सपोर्ट नहीं करते, हर इशू तो हम लिख नहीं पाते। जैसे सुरक्षा परिषद की परमानेंट मेंबरशिप के बारे में चीन हमारा सपोर्ट करता है या नहीं? नहीं करता। अब न्यूक्लियर इशू पे चीन हमसे बातचीत नहीं करता। मसूद अजहर में कितने बार में तब उसने लास्ट में सपोर्ट किया, अदरवाइज सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का सपोर्ट नहीं करता वो। और सच पूछिए, इंडियन ओशन में लगातार चीन की शक्ति बढ़ी जा रही है, और कुल मिलाकर जो ओबोर का प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, ग्वादर में पोर्ट बना रहा है, म्यांमार में उसका प्रभाव बढ़ गया, मालदीव, श्रीलंका, यानी पूरी इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन क्या है, भारत का प्राकृतिक विस्तार। इंडियन ओशन तो भारतीय प्रभाव का, इट्स नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। इंडियन ओशन भारत का प्राकृतिक विस्तार है। और अब देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए, पहले तो माना जाता था कि हिमालय से चाइना जुड़ता है, और इंडिया चाइना के बीच ग्रेट हिमालयन रेंज आती है, इससे चाइना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे, सीपैक से वो बिल्कुल हमारे पास तक आ गया है। सीपैक लाहौर के पास से होके जा रहा है, और वो पंजाब के पास है। सीपैक जो कासगर से जा रहा है, चाइना, सिक्स पैक नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक बिल्कुल दोस्तों, इधर से उसने घेर लिया है, सीपैक से उधर म्यांमार से, नीचे मालदीव, श्रीलंका से, ऊपर हिमालय से। ओ माय गॉड, इट्स द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया, इजंट इट? ये भारत के लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है या नहीं है? अब बताइए दोस्तों। इसलिए अगर पूछा जाए 21वीं शताब्दी में किस देश के साथ संबंधों को डील करना सबसे कठिन है, नाम क्या है? चाइना। इट इज नॉट यूएस, इट्स चाइना। संबंधों को डील करना बहुत कठिन है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है। और अब देखें, एस जयशंकर को विदेश मंत्री इसलिए बनाया गया, पहले चाइना में एम्बेसडर रह चुके हैं। विजय गोखले इज नाउ द फॉरेन सेक्रेटरी, ये पहले चाइना में रह चुके हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी का पूरा दम कहां पे है? चाइना पे। अब देखिए दोस्तों, ये क्या बताता है, इंटरेस्ट का क्लैश होगा या नहीं? हमारा दुश्मन पाकिस्तान, और पाकिस्तान का दोस्त चाइना। चीन का दुश्मन यूएस, सबसे बड़ा दोस्त। और आजकल तो इंडिया यूएस हम अलग से देखें, सब चीजें एक साथ आती हैं। आजकल तो इंडिया यूएस के साथ हमारी ऐसी दोस्ती दोस्तों की पूछिए मत, बहुत ही ऊंचाई पे चल रहा है मामला। इसलिए इट्स पीरियड ऑफ हनीमून विथ यूएस। अब सवाल ये है, चाइना से क्या किया जाए, बाई बाई या भाई भाई? क्या क्या किया जाए, बाई बाई या भाई भाई? अच्छा बेटा, ये सब लिखवाने की आवश्यकता तो नहीं भाई। ये तो एक एक पॉइंट आप, वैसे भी 150 शब्दों में उत्तर लिखना है, अगर एक एक पॉइंट भी आप इसमें लिखेंगे तो अपने आप में अलग अलग तरीके एक्सपेरिमेंट करिए कि व्हाट इज एडवर्सरी ऑफ चाइना। और देखिए, यही आईआर में होना चाहिए। आपको पता है, आईआर का आंसर व्यापक डायमेंशन होना चाहिए।
एक खास बात देखिए, जीएस में थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यही क्लास में जीएस में लेता हूं तो वहां पे हमारा यार पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जो जीएस में इस बात को देखोगे, अच्छा जीएस में कोई सोचता है यार सर वहां कैसे पढ़ाते हैं, यहाँ कैसे पढ़ा रहे हैं, लगता है यही तो एग्जाम का ओरिएंटेशन है। जीएस में मैं पढ़ाता हूं तो एक एक इशू में बता दूंगा कि वहां ये है, वहां एक एक इशू सवाल आ जाएगा। और जीएस में आप इतना स्पेसिफिक नहीं लिखेंगे, उसमें सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्सेप्चुअल लिखेंगे, उसमें भी कॉन्सेप्चुअल होगा, लेकिन थोड़ा इतना टफ नहीं करेंगे जीएस में। न वैसे सवाल आता है, लेकिन सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट चेक करता है। जीएस में आपको सामान्य जानकारी चाहिए, कंटेंट यही रहेगा, थोड़ा सा जो शब्दावली होती है, प्रोफेसर्स के नाम होते हैं, इतना हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसी विषय वस्तु वही है, फिर भी हमारा लिखने का तरीका बदल जाता है। यही बात हमसे इंडिया चाइना एसएम पूछा जाए तो हमारा लिखने का तरीका बदल जाएगा, तो ये सब नहीं लिखेंगे हम। ये बात आपको इस अप्रोच का मामला होता है। इसलिए इसमें कई बार हम उसको अपने हिसाब से लिखते, क्या लगता है यहाँ तो कुछ कम नहीं पढ़ा रहे, इतना ही जरूरी है आपको। यहाँ का अप्रोच एकदम अलग है। अब लिखना है कि नहीं, आपको लिखना है कि नहीं? अगर लिखना है तो लिखिए, एक दो स्कॉलर्स के भी ऊपर ही लिखिए। और आप अगर मान लीजिए जिसको स्कॉलर, आप याद रखिए, अगर इतना एनालिटिकल आप लिखते हैं, स्कॉलर के भी लिखिए ना लिखिए, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। हाँ, एक दो स्कॉलर कोड भी कर सकते हैं, नहीं भी। प्राइमरी कॉन्सेप्चुअल राइटिंग होती है, प्राइमरी से कॉन्सेप्चुअल राइटिंग पहला लिख लीजिए। देखिए हर्ष पंत का मानना है आपने देखा कि बुक में किसी स्कॉलर के नाम नहीं लिखे गए, क्योंकि जीएस में लिखी गई है। अब भाई जीएस के विषय वस्तु वही होती है, विषय वस्तु वही है, बस प्रेजेंटेशन तरीका थोड़ा बदल जाता है। तो लिखिए, क्या लिखा आपने? हर्ष पंत का मानना है कि वर्तमान सरकार के द्वारा हर्ष पंत का मानना है कि वर्तमान सरकार के द्वारा चीन के सामरिक प्रभाव को देखते हुए ज्यादा सक्रिय नीति अपनाई जा रही है। ज्यादा सक्रिय नीति अपनाई जा रही है क्योंकि ओबोर, वन बेल्ट वन रोड, क्योंकि ओबोर केवल व्यापारिक मार्ग नहीं है, ओबोर केवल व्यापारिक मार्ग नहीं है, अपितु एक सामरिक चुनौती भी है। अपितु एक सामरिक चुनौती भी है। तो अब आप देखेंगे what is the view of Harsh Pant? What Harsh Pant said that even earlier we have neglected probably the OBOR, and we thought that it's merely a commercial project, a business project, but it has some strategic implication too. It has some strategic implication too, which was now realized. अब आप याद रखिए, जब ओबोर का मतलब है, चीन क्या कहता है, ओबोर के द्वारा चीन कहता है भाई देखो हम, इसलिए चीन का एक विचार है पीसफुल राइजिंग। अच्छा, पीसफुल राइजिंग का मतलब उसने कहा
कि जब पहले चीन का उभार हुआ, पहले अमेरिका का उभार हुआ, ब्रिटेन का उभार हुआ, इट वॉज अ कॉलोनियल राइज, इट वॉज इम्पीरियल राइज। ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, पूरी दुनिया का शोषण किया, और पूरी दुनिया के शोषण के द्वारा अपना फायदा किया। उनका तो साम्राज्यवादी विस्तार था। लेकिन चाइना का पीसफुल राइज क्यों है? क्योंकि चाइना अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है। तो चाइना के सिर खतरा कहाँ है? इट्स मेयरली अ काइंड ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट, इट इज कमर्शियल प्रोजेक्ट। बट आप याद रखिए, बट नाउ इट इज रियलाइज दैट भाई कोई पोर्ट बनेगा, अब मान ली कोई रेल लाइन हमने बनाई, तो रेल लाइन कैन बी यूटिलाइज फॉर द बोथ द पर्पजेस, कैरिंग द गुड्स एज वेल एज कैरिंग द सोल्जर्स। कश्मीर की तरफ, कश्मीर तक हमारी रेल लाइन बनेगी, केवल यात्री नहीं जाएंगे, कश्मीर से हमारी कनेक्टिविटी 12 महीने की बन जाएगी। दैट्स वेरी क्रूशियल प्रोजेक्ट। आपको क्या लगता है कि पूरा जो उत्तराखंड से लेके अरुणाचल तक भारत सड़कों का जाल इंडो चाइना बॉर्डर पर बिछा रहा है? इट्स नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन। सरकार ने यही कहा है कि हम भाई सड़क उत्तराखंड में क्यों बना रहे? फॉर मेकिंग कनेक्टिविटी ऑफ 4 धाम। इट इज ओनली फॉर द सेम कि हम कहने की बात है। अच्छा, बेसिक जो पर्पस व्यक्ति हमेशा छुपा के रखता है वो स्ट्रेटजिक है, वो कहीं बताता नहीं कोई। तो आप याद रखिए कि चाइना, तो चाइना, हर्ष पंत ने कहा देयरफॉर चाइना इज ए स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर इंडिया एंड द राइजिंग मैरीटाइम पावर ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन इज a रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज। दैट इज द व्यू ऑफ हर्ष पंत। लेकिन सवाल है क्या उस चैलेंज करने, उस चैलेंज में हम साथ हो सकते हैं? इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है। अब देखिए 2 फैक्टर है। अगला, एशले टेलिस का मानना है एशले टेलिस का मानना है कि भारत की सामरिक और सैन्य क्षमताएं द स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया भारत की सैनिक और सैन्य क्षमता, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया, भारत की सैन्य और सामरिक क्षमता अभी भी चीन के मुकाबले कमजोर है। सो वी आर लैकिंग स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी। और देखिए, टेरिस एशले तो मानता है कि इंडिया इज नॉट अ ग्लोबल पावर, इंडिया मिलिटरीली इट्स मोर रीजनल पावर, और चाइना ग्लोबल पावर है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में सब चीज बिछाए चला जा रहा है। इंडिया उस मामले में कंपटीशन करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि ऐसे टेलिस का विचार ऐसा है नहीं, क्योंकि रियल में अगर चाइना के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट है तो बहुत बड़ी बात है। अगर चाइना क्लेम कर रहा है, यहां तक कि आप देखेंगे दलाई लामा इधर उधर जाते हैं तो चाइना को आपत्ति होती है। इट्स वेरी सीरियस इशू। तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, चाइना से डरने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, और क्योंकि एक मामला है भी कि 1962 चाइना हैज अ टेक ओवर इंडिया, 1962 में चीन ने भारत पर हमला भी किया था, शायद वो बात आज तक हम भूल नहीं पाए हैं। और जो भी हमले में हारता है, जो भी हमले में हारता है, उसको साइकोलॉजिकल थ्रेट होता है। लेकिन चीन के साथ इसलिए वो जमाने की बात है, डरने की बात इसलिए नहीं है। आपको याद दिला दें कि हम भी एक कम नहीं है पहले। अगर चीन स्वाभाविक तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है या किसी मुद्दे पे सपोर्ट नहीं करता, तो हम भी कम इसलिए नहीं है। इंडिया वॉज ओनली कंट्री विच डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द ओबोर। एक बड़ा देश था। ये बात चाइना को ठीक नहीं लगी। और दूसरी बात है, दलाई लामा को हमने भारत में बना के रखा है, और दलाई लामा, तिब्बत की सरकार, इंडिया का प्रॉब्लमेटिक एरिया है तिब्बत, और चाइना का प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है? तिब्बत। तो तिब्बती हमेशा कहते रहते हैं भाई हमें स्वायत्ता चाहिए, हमें स्वायत्ता चाहिए। और वह दलाई लामा, और दलाई लामा नहीं बल्कि तिब्बत की एग्जाइल गवर्नमेंट है हिमाचल में,
तिब्बत की शरणार्थी सरकार, यानी इंडिया एक ऐसा देश है जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सरकार का हेडक्वार्टर है। दिल्ली सरकार तो ही है, तिब्बत की सरकार और उसके पीएम संजय लोबसांग, ही सिटिंग इन धर्मशाला। धर्मशाला तिब्बत का कैपिटल है, न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है। और चाइना बार बार कहता है ये तुम धर्मशाला, ये तुम दलाई लामा क्यों तुम्हें रखा हुआ है? हमने कहा इनका बहुत मन होता है, कहते हैं गुरु गुरु, मतलब हमारा ये धर्म का संबंध है, इनको यहाँ जाने का मन नहीं करता। चीन कहता है वो हम समझ रहे हैं कितना गुरु चेले का संबंध है, कहीं पे निगाहें। ये पॉलिटिक्स होती है दोस्तों, दिखाया कहीं जाता है, मारा कहीं जाता है। दिखाया दाहिने, मारा बाएं। इसे दोस्तों दुनिया इतनी भोली भाली नहीं है प्यारे बच्चों, दुनिया इतनी भोली भाली नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो पढ़ के बिल्कुल दिमाग खुल जाता है दोस्तों। इसलिए हम भी कम नहीं है दोस्तों, हम दलाई लामा को पीछे रखते हैं। दूसरी बात, अग्नि का विकास किसके लिए किया है? नेपाल के लिए, भूटान के लिए, मॉरिशस के लिए। और जब अग्नि का डेवलपमेंट किया, द रेंज ऑफ अग्नि इज अबाउट 8000 किलोमीटर। हमने जानबूझ के बताया कि 5-6 हजार किलोमीटर इसकी रेंज है। क्यों? क्योंकि जब 5-6 हजार किलोमीटर रेंज है तो फिर अगर ज्यादा रेंज हो जाएगी, चीन ने कहा ना 8,000 किलोमीटर रेंज है, क्योंकि 8,000 किलोमीटर हो गई तो यूरोप तक पहुंच जाएगी। हमने कहा भाई ये बताओ, हमने बनाया तुमने, चीन ने कहा बनाया तुमने, हम कहा 5,000 किलोमीटर। हमने कहा केवल बीजिंग तक पहुंचेगी। यूरोप शांत हो गया, यूरोप ने बोला ही नहीं। अब बताइए, हमने परमाणु बम किसके लिए बनाया है? राफेल किसके लिए ले रहे हैं? इतनी बड़ी आर्मी और नेवल पावर इंडियन ओशन में, आज भी इंडिया इज द बिगेस्ट नेवल फोर्स इंडियन ओशन। भाई ये सारे, और ये जो याद रखिए चंद्रयान नहीं है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ आवर GSLV-2, और GSLV क्रायोजेनिक इंजन इज क्रूशियल फॉर लॉन्चिंग द ICBM। आपको तो ऐसा दिखता है शांति से मामला चल रहा है ना, उसके पीछे बड़े सारे, यानी हमने दिखा दिया चंद्रयान नहीं छोड़ सकते। अब हम 10 से 15,000 किलोमीटर दूर की मारने वाली ICBM बनाएंगे आगे आने समय में। किसको ठोकेंगे? इसलिए, और एक बात आप याद रखिए, वाई वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट चाइना। चाइना के उभार से दुनिया डरती क्यों है? बिकॉज चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री नॉर्मल सेंस। और इतिहास बताता है हिटलर और मुसोलिनी का जब उभार हुआ तो दुनिया को उसने त्रस्त कर दिया। इस वजह से चाइना इज नॉट अ नॉर्मल स्टेट इन दैट सेंस। और चाइना कहता है हमारा उभार शांतिपूर्ण है, दक्षिण चीन सागर में उनका समुद्र हड़पे जा रहा है, फिलीपींस का छोटा देश है। फिलीपींस ने कहा भाई हमारा SEZ, चाइना का पीछे देखो इधर मेरा है, ये सब मेरा है। वियतनाम ने कहा ना भाई ऐसा नहीं होता, ये हमारा समुद्र है, चीन ने कहा मेरा है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ इंडिया है, म्यांमार ने कहा हमारा समुद्र, ले जाओ छोटे भाई ले जाओ। बांग्लादेश ने कहा 3 बीघा जमीन चाहिए, ले जाओ प्यारे तुम्हें। श्रीलंका ने कच्चा तीऊ चाहिए, हमका ले जाओ, क्या याद करोगे, जाओ ले जाओ। दोस्तों एक तरफ हम है जो अपने छोटे भाइयों को हमेशा दिया, बस एक पाकिस्तान खुराफात करता रहता है। अब देखिए चाइना छोटे छोटे देशों को दबाए चला जा रहा है। और दोस्तों आदर्शवाद से बात नहीं बनती, नेहरू जैसा आदर्शवादी दुनिया में पैदा हुआ नहीं। वुडरो विल्सन नेहरू, देवर आइडलिस्ट। और नेहरू ने इसलिए चाइना का तिब्बत पर नियंत्रण मान लिया था कि तिब्बत पर नियंत्रण मान लेंगे तो हो सकता है चाइना भविष्य में हमसे खुराफात न करे। लेकिन दोस्तों पहले तिब्बत मांगा, उसके बाद क्या कहा, अरुणाचल भी चाहिए। इसलिए कोई अगर अंगुली पकड़ाए तो वही पकड़ने मत दीजिए। और दोस्तों हम कई बार तो मैं हैरान हो गया कि गांव वालों को इतना यार पता है, उनको बस ये नहीं पता है किसी विषय का नाम इंटरनेशनल रिलेशन है। मैं देख के दंग रह जाता हूँ, किसी की जमीन का झगड़ा है तो मैंने किसी से कहा यार कुछ छोड़ उड़ दो, क्या मतलब है उसे? कहा ना सर आप नहीं समझते। हम क्या नहीं समझते बताओ? कहा आज 1 इंच छोड़ देंगे कल पूरा मांगेगा। हमने कहा ओह माय गॉड, दिस इज इंटरनेशनल रिलेशन। सच पूछिए दोस्तों, हम लोग पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। और आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सच पूछिए, दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन सवाल यह है, और एक बात यह डरने की आवश्यकता है, 1962 के बाद इंडियन आर्मी इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी इन दिस वर्ल्ड।
और अभी हमारे पास क्या है, यूएस से संबंध बढ़ रहा है। यूएस हमें क्या दे रहा है, हरकुलिस। हरकुलिस दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में है। क्यों? इंडिया चाइना बॉर्डर में हमारी एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो अभी चंडीगढ़ से हमने डिफेंस एक्सरसाइज की, और हरकुलिस में पूरा, हरकुलिस का मतलब है तो उसमें 10-10, 20-20 मिलिट्री के जहाज आएंगे, धंधना के उड़ जाएगा। 6 घंटे में चंडीगढ़ से पूरा सामान लद्दाख पहुंचा दिया। इट वॉज ए मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आज हमारे पास हरकुलिस है, ग्लोब मास्टर। अमेरिका के साथ संबंध बढ़ने का फायदा ही है। और आजकल अमेरिका में हम सब, अमेरिका में समुद्र जाते हैं, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी, अंदर जो न्यूक्लियर सबमरीन चलती है उनका ये पता कर लेता है। और जैसे साउथ चाइना सी से चाइनीज सब न्यूक्लियर सबमरीन निकली, अमेरिकन फोर्स के घर का, भाई देखो जा रहा है, सतर्क हो जाना। हम कहा थैंक्स दोस्त, थैंक्स। अंकल सैम है दोस्तों, अंकल सैम है तो डरने की बात है। इसलिए एक काम करिए, अमेरिका को लेके, जापान को लेके ठोंक दे इसको। अकेले हम कमजोर पड़ते हैं, दोस्तों के साथ मिल जाएं तो भारी पड़ जाते हैं। जय जापान, यूएस, इंडिया। अब बताइए क्या करें, जापान को लेकर, अमेरिका को लेकर, और ट्रंप का भारत मार, मार मैं हूं, पहले मार। अब भारत थोड़ा सोच रहा है यार, पहले क्यों टकरा जाए। इसे याद रखिए आप सब वाले दोस्तों, इसलिए हम कम नहीं है तो 19। और इसलिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे पार्लियामेंट में, जब डोकलाम क्राइसिस हुई पार्लियामेंट में बड़ा हंगामा हुआ, और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा भारत अपने सुरक्षा के लिए पूर्णतः तैयार है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज ऑफिशियल स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब है चीन से डरने की रियली में कोई आवश्यकता नहीं। बाद में चीन को पीछे हटना पड़ा डोकलाम क्राइसिस के बाद। तो सवाल ये है, ऐसा नहीं है कि इंडिया, हो सकता है कि अब एसले ने जो कहा उनके पैरामीटर्स अलग होंगे, चाइना के कंपेयर करिए, अमेरिका कंपेयर करिए, निश्चित तौर पर वी आर इन सम कंडीशन डिफेंसिव मोड। लेकिन ऐसा भी नहीं कंपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। आज हमारे पास ऐसे सुदृढ़ की टेक्नोलॉजी ऐसी चाइना के पास नहीं है। और राफेल जब आ जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स की क्षमता चीन से भी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, हमारे पास इतनी प्रोफेशनल आर्मी है, चाइना के पास नहीं है। चाइनाज आर्मी इज आइडियोलॉजिकली कमिटेड टू कम्युनिस्ट पार्टी, और हमारे पास ऐसी प्रोफेशनल आर्मी है, एक बार जो दोस्तों आगे बढ़ जाती है पीछे हटती नहीं। पूरी दुनिया के आर्मी के बारे में कहावत है कि अगर सिपाही तब लड़ेगा जो उसके पीछे 10 लोग बैकअप करते रहे। और हमारे यहाँ दोस्तों सिपाही कैसा होता, अभिनंदन जाता, इतनी बड़ी मूछ, ये देखो, मतलब आधा सामान्य आदमी देखते ही डर जाएगा कि यार ये मूछ से ही मार देगा ये तो। अच्छा, उसके बाद हमारा पहले मूछ होती, उसके बाद नाम क्या होगा, तूफान सिंह। मतलब तूफान सिंह, हवा सिंह, मतलब शैतान सिंह। यानी याद रखिए हमारा ऐसा देश है तो नाम ही बिल्कुल गैलेंट्री होता है, नाम ही बहादुरी वाला है। दुनिया में और कोई ऐसा नहीं होता। और कहा भी जाता है इंडियन आर्मी अगर एक बार आगे बढ़ गई, जय भवानी कह के, एक ही सैनिक होगा 10 को मार के आएगा, पीछे हटना नहीं जानता हूं। इसे चाइना को पता है। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों, अब बताइए, लड़ना उद्देश्य है राष्ट्रीय हितों को पूरा करना, तो लड़ने से है या संबंध बनाने से। इसलिए अगला हेडिंग, बात तो एक ही अप्रोच हम आते हैं। लड़ने से फायदा थोड़ी है, संबंध बनाने से फायदा है। अगला हेडिंग है भारत चीन संबंधों का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। इसको हटा दें। भारत चीन संबंधों का भविष्य। एक बार अब देखिए, ये बात सच है कि बोथ आर राइवल इन सम सेंस। इंडिया एंड चाइना आर राइवल, या इंडिया और चाइना के बीच में फ्रिक्शन के पॉइंट क्या है।
इंडिया चाइना के बीच डिसएग्रीमेंट क्या है, बड़ा क्लियर कट है। और इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों के डिफरेंसेस हैं। यानी पहले हम डिफरेंस देख लें फिर कोऑपरेशन की बात करें। तो व्हाट आर इश्यूज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना? एंड इश्यूज आर वेरी क्लियर। तो डिफरेंसेस क्या है? अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, पहला बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद। इंडिया के लिए ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है, बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया कहता है भाई जब तक हमारा सीमा विवाद हल नहीं होगा मामला ठीक नहीं होगा। तो पहला इशू है कि दैट इज द बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया के लिए इट्स मोस्ट सेंसिटिव इशू, सिक्योरिटी का मामला है, संप्रभुता का मामला है, तो जिसके साथ कंप्रोमाइज करना बड़ा मुश्किल है, दैट इज अ बॉर्डर इशू। सेकंड, ट्रेड डेफिसिट, चीन के साथ एक बहुत बड़ा व्यापार घाटा है। इट इज ऑल्सो अ इशू ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, व्यापार घाटा। चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो मुझे बहुत बड़े घाटे में इंडिया है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस व्यापार घाटे से इंडिया को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यापार घाटा इसलिए है कि हमारी प्राइवेट कंपनी वहां सामान मंगा रही है, तो सरकार को घाटा थोड़े है। लेकिन लोग कहते हैं नो नो, ये सरकार के लिए घाटा है, क्योंकि मेक इन इंडिया का पूरा प्रोजेक्ट ही फ्लॉप हो जाएगा। और अगर हमारे सारे अब आप याद रखें, कई बार तो अगर हमारी सारी रेल हुआ, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और 5G, आप देखें 5G के यूज पे अमेरिका को इतनी आपत्ति क्यों है कि सारा, आजकल तो कहा जाता है कि डेटा कॉलोनलिज्म का जमाना है, तो सारे महत्वपूर्ण डेटा कहाँ के सर्वर में चले जाएंगे? चाइना। दैट इज एन इशू। और जिस देश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है वहां पे मामले थोड़े गड़बड़ तो हैं। वो ध्यान से आप देखेंगे, वी डोंट हैव एनी स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद चाइना। वो ध्यान देने की बात है। चीन के साथ हमारा कोई सामरिक संबंध नहीं है, सामरिक वार्ताएं हैं, सामरिक संबंध नहीं है। ये दिखाता है कि संबंधों के मामले कैसे हैं। और दूसरी बात है कि वाई इंडिया इज हैविंग कंसर्न विद चाइना। अब देखेंगे चाइना पाकिस्तान एक्सिस, चाइना पाकिस्तान रिलेशन, ये इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। और इसके बाद अगर आप कोई चीज लिखना चाहें तो उसके बाद चाइना का इंडियन ओशन बढ़ता प्रभाव, मालदीव, श्रीलंका। तो चाइना का जो इंडियन ओशन में बढ़ता प्रभाव है, और खास तौर पर उसमें चाहे मालदीव है, श्रीलंका, नेपाल, तो नाउ इंडिया इज वेरी मच डोमिनेंट फोर्स इन इंडियन ओशन। यानी कहा जाता है कि भारत हिंद महासागर में चीन का प्रभाव इतना तेजी से बढ़ जाएगा, इट वॉज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। पहले ऐसा सोचा ही नहीं गया था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है। इंडिया का प्रभाव लगातार इंडियन ओशन बढ़ता जा रहा है, तो मालदीव है, श्रीलंका है, तो दैट इज कंसर्न फॉर इंडिया। बाकी भी अगर, चूंकि हम हर चीज थोड़ा हमारे पास लिमिटेशन होता है, तो अब देखिए कई बार आईआर के उत्तर में शब्द सीमा इसलिए खराब होती है कि हर चीज हम लिखना चाहते हैं, इशू तो बहुत है। सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा कोऑपरेशन नहीं करता, वो न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील में कोऑपरेशन नहीं करता, अफ्रीका में भी राइवल हो जाते हैं। तो न्यूमरस इश्यूज आर देयर वेयर कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन मेजर इश्यूज बस लिख दीजिए, हर फैक्ट लिख देंगे। उत्तर को फैक्ट्स नहीं, एनालिसिस से बेसिक फैक्ट आ जाए उतना पर्याप्त है। अगर इसमें 4 पॉइंट हम और जोड़ सकते हैं, सुरक्षा, सिक्योरिटी काउंसिल, टेररिज्म, अब सिविल परमाणु समझौता, वी कैन एंड। अब देखेंगे चाइना को प्रॉब्लम क्या है। हमसे चाइना कोई ऐसा नहीं कि हमारी प्रॉब्लम केवल चाइना के लिए है। चाइना इज ऑल्सो हैविंग सम, चाइना इज ऑल्सो हैविंग सम कंसर्न टुवर्ड्स इंडिया। तो कंसर्न क्या है? पहला तिब्बत, तिब्बत एंड दलाई लामा। तो चाइना को लगता है कि नहीं, जो दलाई लामा का प्रेजेंस इंडिया में है, दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर चाइना।
द प्रेजेंस ऑफ दलाई लामा इज द काइंड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर चाइना। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। दूसरी बात आप देखेंगे, और चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया विथ यूएस एंड जापान। बात याद रखिए, ट्रेड पार्टनरशिप नहीं, व्यापारिक नहीं, क्या है? सामरिक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ यूएस एंड जापान। अब चाइना को ऐसा लगता है, अब इसे देख ले, मालाबार सैन्य का अभ्यास किया, वाई क्वाड, वाई इंडो पैसिफिक, व्हाट इज क्वाड एंड व्हाट इज इंडो पैसिफिक। और आप देखेंगे आजकल जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वियतनाम के पास भी जा रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट भी वियतनाम में गए थे, तो प्रेसिडेंट का वियतनाम, तुम समुद्र में दिख नहीं रहे हो दोस्त, क्या हो गया? तो वियतनाम ने कहा, क्या करें, हमारे पास आजकल ये सबमरीन वगैरह है नहीं, पनडुब्बी वगैरह है नहीं, पैसा मिला नहीं। उनका दोस्त को बोलना चाहिए। कोविड ने तुरंत $50 मिलियन निकाल के दिया, उनका लो और खरीदो और यहां वहां चलाओ, और जो इधर उधर देखे कर दो। यानी ऐसा नहीं है दोस्तों कि वी आर अ काइंड ऑफ, अब साउथ चाइना सी में अभी कुछ दिनों पहले, अब चीन कोई हमारे मोहल्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा मोहल्ला क्या है? इंडियन ओशन। अब चीन हमारे मोहल्ले में आ रहा है, और दोस्तों हमारे रहते हुए कोई हमारे मोहल्ले में आकर किसी दोस्ती करके चला जाए, अरे नहीं, क्या मतलब है? तो हम चीन के मोहल्ले में जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे, चले गए हैं। और दोस्तों उसके बाद हमने INS रावत लिया और दंदना के साउथ चाइना सीम पहुंचे। चीन ने कहा, यहां कहा, यहां कहा? हमने कहा मालदीव में कहा, मालदीव में कहा। और ये देखिए, जब हम वियतनाम के साथ गए, वियतनाम ने कहा, भाई और तुम जरा जाना, आज तुम आ जाओ जरा, थे तेल और गैस को खोदना है। हमने कहा कोई बात नहीं, दोस्तों ने बुलाया, और हमने अपना जहाज निकाला, टीम टमाड़ा सब ONGC का रखा, धंधना के निकल दिए। और जैसे पहुंचे, चीन ने कहा, ये कहा? चीन ने कहा, ओ माय गॉड, इट्स चाइनीज टेरिटरी, यू आर एंटरिंग अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तुम तो विवाद के क्षेत्र में जा रहे हो। हमने कहा सी पैक कहां से बना रहे हो? वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भाई। सी पैक POK से जा रहा है, तो POK बिलोंग टू इंडिया। उसने कहा, अगर तुम अंगुली करोगे तो हम भी करेंगे, समझ लेना। चीन कहता है, यार तुम ऐसी बात करते हो? चीन कहता है मैं भारत समझ जाओ, ये अमेरिका है, जापान है, तुमको लड़ाना चाहते हैं, तुम जरा समझ जाओ। इंडिया कहता हम फुद्दू हैं क्या, हमको लड़ा देंगे ये? हाँ, अपने इंटरेस्ट नहीं समझते। इसे याद रखिए दोस्तों, पहले कहा जाता था, पहले कुछ क्रिटिक्स कहते थे, जैसे कुछ क्रिटिक्स कहते थे कि जब इंडिया चाइना के साथ डील करना होता है तो इंडिया की गिग्गी बंद हो जाती है दोस्तों। वी बिकेम वेरी पोलाइट। और देखिए, पाकिस्तान के साथ बयान दे रहा हूं, कैसे मैं, हम हमला कर देंगे, हम ऐसा। पाकिस्तान के साथ देखिए दोस्तों कैसे हम बयानबाजी करते हैं, ऐसा लगता है कोई शक्तिमान बोल रहा हो और राजपाल यादव उधर खड़ा हो। चीन के साथ मामला जस्ट अपोजिट हो जाता है, बोलती हमारी बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन अब मामला ऐसा नहीं है, अभी मामला ऐसा नहीं दोस्तों। ओबोर में, और चीन का कंसर्न क्या है? ओबोर में इंडिया इज अ मेजर कंट्री विच डिडंट पार्टिसिपेटेड इन ओबोर। तो जिसे हम सिल्क रूट कहते हैं, वन रोड वन बेल्ट कहते हैं, उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। इसलिए ऐसा लगता है कि देयर इज अ रिलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए संघर्ष की बात है, राइवलरी की बात है। और अब देखेंगे हर जगह दिखती है, इंडियन ओशन में भी, इंडियन ओशन में, अफ्रीका में, और बॉर्डर इशू के लिए राइवलरी इंडिया चाइना के भी चलती है। दैट्स ट्रू। और हमने पहले बता दिया, भारत और चीन के बीच में कोई डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है, और न ही कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हाँ, कभी कभी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, और हाँ कभी कभी आतंकवाद के खिलाफ हैंड इन हैंड एक
मतलब कुछ अधिकारियों की सैनिक अभ्यास हो गया है, इट्स वेरी नॉमिनल। अब ये बात, डोकलाम क्राइसिस आपने देखा ही, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये मतभेद है, लेकिन इन मतभेदों के अलावा क्या हम कुछ सहयोग के बिंदु ढूंढ सकते हैं कि नहीं? ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द कोऑपरेशन। अगर हम केवल कॉन्फ्लिक्ट की बात ही कर रहे हैं तो आधी पिक्चर है। तो सच है कि चीन के साथ इन मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट है। चाइना का अप्रोच अलग है, हमारा अप्रोच अलग है। इसके बावजूद बहुत सारे कॉमनलिटी के पॉइंट है कि व्हाट आर द बेसिक इश्यूज ऑफ कॉमनलिटी। कॉमनलिटी, उसमें एक दो पॉइंट लिखिए। पहला, प्रोफेसर बीपी दत्त, बीपी दत्ता या बीपी दत्त, बीपी मतलब वही बीआईपी वाला बीपी, वाइस प्रेसिडेंट बीपी, प्रोफेसर वीपी दत्ता ने कहा कि भारत और चीन के बीच साझे सहयोग की अनेक संभावनाएं हैं। न्यूमरस पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर कोऑपरेशन। न्यूमरस पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर कोऑपरेशन। साझे सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। और वाई देयर शुड बी कोऑपरेशन। अब देखें बीपी दत्त का ऐसा मानना है, और देखिए यही बात सी राजा मोहन ने भी कही। कोई भी रियलिस्ट होगा, यही एक बात याद रखिए, जीवन में हमेशा ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, उससे पंगा न लीजिए जो आपसे तगड़ा होए। दैट इज रियलिज्म इन लाइफ। अगर आप अब मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, अगर आप क्लास से निकले और किसी ने आपको एक लाफा मारा, क्या करेंगे आप? क्या? सही बात है। नाउ यू बिकम द स्टूडेंट ऑफ IR। तो जिस किसी ने कर लाफा मारा, पहले देखेंगे लाफा मारने वाला कौन है, किसके साथ आया है, कद काठी कैसे, देन यू शुड रिएक्ट। इस याद रखिए, चूंकि राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना होता है, लड़ना या सहयोग करना दैट्स नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। हमें बार बार आपको याद दिलाते हैं। एंड दैट इज इमोशनल। किसी ने हमें मार दिया तो हम मार देंगे, दैट्स इमोशनल रिएक्शन। वेट एंड वॉच। और इस वजह से इंडिया चाइना के साथ खास तौर पे है, चाइना लड़ना थोड़े उद्देश्य है। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द कॉमन एरियाज फॉर अ कोऑपरेशन, व्हाट आर कॉमन इश्यूज। और अब देखेंगे एक खास बात है, इंडिया का उद्देश्य है मेक इन इंडिया आगे बढ़ाना, चाइना का उद्देश्य है व्यापार करना। चाइना को भारत जैसा बाजार नहीं मिलेगा। एंड द फॉर्मर प्रीमियर ऑफ चाइना, बट फॉर्मर प्रीमियर सेड दैट, जू रोंगजी, लिख लीजिए, जू, ZHU, जू रोंगजी चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी ने कहा था, द फॉर्मर प्रीमियर ऑफ चाइना जू रोंगजी सेड दैट, कि यदि भारत का सॉफ्टवेयर और चीन का हार्डवेयर आपस में मिल जाए, भारत का सॉफ्टवेयर और चीन का हार्डवेयर आपस में मिल जाए, तो समूची विश्व की सूचना तकनीकी पर नियंत्रण किया जा सकता है।
समूचे विश्व के सूचना तकनीक के बाजार पर नियंत्रण किया जा सकता है। What Zhu Rongji said that we can control over the entire information technology with the support of India and China, because India is leader in software technology and China is a master of hardware. India is leader in software and China is master of hardware. देखिए ये कॉमन के, और ये बात आज भी है, अगर इफ देयर इज अ ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस तो चाइना को भी हमारी अपेक्षा है। चाइना इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडियाज मार्केट, और कहा भी जाता है डोकलाम क्राइसिस के पीसफुली एस्केलेट होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चाइना डोंट वांट टू लूज द इंडियाज मार्केट, क्योंकि ये भी आप देखेंगे चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगातार नीचे आ रही है। चाइना का ऐसा देश जिसने पिछले 30 साल में 10% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बना रखी है, नाउ इट इज कमिंग बिलो 6 और अप्रोक्सीमेटली 6.2। तो अगर चीन की आर्थिक विकास की दर नीचे आएगी, याद रखिए चीन साम्यवादी देश है, अगर अर्थव्यवस्था नीचे आई तो राजनीतिक विद्रोह होने में समय लगता नहीं। अभी सब चीज ठीक चल रहा है, इस वजह से चीन इज लुकिंग टुवर्ड्स द मार्केट ऑफ इंडिया, और नाउ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा युवा लोग इंडिया में। एंड वाई चाइना? चाइना देखिए व्यापारी राज्य दोस्तों, एंड हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आवर नेशनल इंटरेस्ट। लड़ने से नेशनल इंटरेस्ट पूरा नहीं होता, तो चाइनीज कंपनी ओप्पो का महत्व ज्यादा है। अभी देखेंगे पूरे इंडियन क्रिकेट टी शर्ट पर किसकी जर्सी थी, बताइए। ऐसे देश से हम लड़ने की बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वी आर इन फैक्ट लिविंग इन अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉर मेंटेलिटी। 90 के पहले ऐसा जमाना था, लोग लड़ते थे, झगड़े होते थे, और 16वीं 17वीं शताब्दी में तो खूब यही हुआ है, लड़ाइयां, तलवार, भाले। अरे इट इज अ जनरेशन ऑफ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ जर्मनी एंड जापान? जर्मनी और जापान कितना शक्तिशाली उभार कैसे हुआ? युद्ध से कि व्यापार से? तो व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल? ट्रेड। और चाइना बात जानता है, चाइना विल नेवर प्रेफर टू फाइट। अब फिर अब देखिए, इसलिए अब देखिए फॉरेन पॉलिसी को देखने का दो तरीका है, यथार्थवादी, उदारवादी, रियलिस्ट एंड लिबरल। रियलिस्ट हर चीज को सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी थ्रेट, डिस्प्यूट। एक बार कहा था कि चीन के पूर्व राष्ट्रपति और साम्यवादी दल के नेता डेंग शाओपिंग, और जिनको माना था चीन में उदारीकरण के पिता थे, डेंग शाओपिंग ने कहा अगर विवाद हो तो अगली जनरेशन के लिए छोड़ दीजिए, विवाद मत करिए। और गांव में ने क्या देखा दोस्तों, एक कटहल के लिए विवाद हो गया, 2 लोग मर गए, कटहल वहीं का वहीं पड़ा रह गया। इस अगर आपका पड़ोसी के साथ कोई लैंड डिस्प्यूट है, फॉरगेट अबाउट दैट, उसमें कभी जाके इन्वॉल्व मत होइए। अगर आपका पड़ोसी लगता है कि उसको कुछ जमीन ले ली आपकी, छोड़ दीजिए, बस सिविल सर्वेंट बन जाइए, बहुत जमीन आ जाएगी। अब बिना वजह ईगो के चक्कर में लठ लेके वहां पहुंच गए, कुछ नहीं होगा। इसलिए बी मारवाड़ी। मारवाड़ी कैसे काम करता है दोस्तों? प्यार से, चक्कू से, शहद लगा के लगेगा पहले, फिर उसको चक्कू से मारेगा। इस यहाँ पे देखिए लड़ना उद्देश्य नहीं है। और अब मत रहिए चीन लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, बेकार की बात है, क्यों लड़ेगा? 79 के बाद आखिर में जो चीन ने अटैक किया था वियतनाम पे, उसके बाद चीन का इतना बड़ा उभार कैसे आया है? लड़ने से या व्यापार से? तो वेयर इंडिया शुड एम्फेसाइज, इस इंडिया का टारगेट क्या है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब मेट्रो। इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टिल इंडिया इज नीडिंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जाम न लगे दोस्तों, धंधना कर यहाँ से जम्मू जाना हो नॉन स्टॉप। और अभी तो आप देखेंगे कि ट्रेन चलनी शुरू हुई, वंदे भारत जैसे भी, तो हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, बट ट्रेन में बैठे
इंडिया का ये स्वरूप है, इतने युवा लोगों को रोजगार देना है या हाथ में बंदूक देना है? लड़ने से कोई देश प्रॉफिटेबल नहीं बना है। इसलिए 1962, फॉरगेट अबाउट 1962, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अतीत से कभी नहीं देखते। इसलिए चाइना के साथ मिलने की आवश्यकता है दोस्तों, मिलिए, और मिलने के बड़े स्कोप हैं और यही सरकार कर ही रही है। अभी प्रधानमंत्री वुहान गए थे, वुहान में पहली बार हमने देखा दोस्तों, दोनों को नाव से तैर रहे हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका को नाव से, पहली बार ऐसा देखा है। भाई कोई डिप्लोमेट जाता है तो कहीं ऑफिशियल बात करेगा, मेज कुर्सी लगी रहेगी, उसके सलाहकार रहेंगे, बातचीत करेगा। अब वुहान में जा रहे हैं दोनों, तो प्रधानमंत्री से कहा गया कि क्या 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 बात करके आए? उन्होंने कहा कोई बात नहीं करके आए, बस ऐसे मिलना जुलना हुआ। ओह माय गॉड, मतलब दिस इज पहले इसे कहते इनफॉर्मल डिप्लोमेसी। भाई जब कोई विदेश के दो देश मिलते हैं तो डिक्लेरेशन होगा, कोई घोषणा पत्र आएगा, स्टेटमेंट आएगा, नथिंग। इसका सीधा सा मतलब है, वुहान में जब प्रधानमंत्री की बात हुई शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, इस वजह से दे हैव डिसाइडेड नॉट टू एस्केलेट ओवर द बॉर्डर इशू इन डेज टू कम। क्योंकि अगर कि चाइना भी नहीं चाहे, चाइना का टारगेट तो यूएस है, चाइना इंडिया से क्यों उलझेगा? उसको तो इंडिया के बाजारों की आवश्यकता है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के लिए पाकिस्तान से उलझना नादानी होगी, वैसे चाइना के लिए इंडिया से, दैट इज अ फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी। तो अब देखेंगे कॉपरेशन कहा है, दूसरा देखिए एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, इंडिया